पहली चीज़ देखिए, आयोग की वेबसाइट पर जो सिलेबस है उसमें पहला चीज़ उसने क्या लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा अपनी विभिन्न विज्ञप्तियों में विज्ञापित ऐसे पद जिनकी शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट, स्नातक स्तर या उनके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा रखी गई है, उन सभी पदों की आगामी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम का अंकवार विवरण निम्नवत है। कैसे होगा जरा ध्यान देना, कैसे पूछ रहा है वो। सामान्य हिंदी होगी 20 नंबर की, जो पहले में आप ये देख पा रहे हैं। सामान्य हिंदी 20 अंक की पूछेगा। और दूसरा जो संख्या में उसने दिया हुआ है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जो कि 40 अंक का पूछेगा। उसमें भी सामान्य बुद्धि, रीजनिंग है, ये सामान्य बुद्धि है, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स, ये सब करंट अफेयर्स से संबंधित है। इन सब चीज़ों को मिला करके वो आपसे 40 नंबर का पूछने वाला है। और 20 नंबर की आपकी हो गई हिंदी। और 40 नंबर का जो लास्ट में दिया है उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ, इसके बारे में 40 अंक का आपसे पूछेगा। यानी अगर आप उत्तराखंड को लगा दो 40% और 20 लगा दो हिंदी, तो आपके लगभग 60% तैयारी इन चीज़ों को लेकर होती है। तो हमारी कोशिश रहेगी, हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम हिंदी को अच्छे से कंप्लीट करवा दें और उसके बाद उत्तराखंड के बारे में चर्चा करें, ताकि 60% तैयारी हमारी पहले हो जाए और उसके बाद आगे की तैयारी हम करेंगे। चलिए देखना आगे वो हमसे किस तरीके से इसमें उसने पूछने का हमसे मन बनाया हुआ है। हिंदी, ध्यान दो, हिंदी में वो क्या पूछेगा हमसे। उसने स्पष्ट कहा है भाषा एवं हिंदी भाषा, यानी भाषा, बहुत सारी भाषाएं होती हैं, उस भाषाओं में सिर्फ हिंदी भाषा वो हमसे पूछेगा। जिसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, देखिए भाषा है, भाषा के प्रकार हैं। आपको पता होगा कि भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। उन्हीं के तरीके से वो प्रश्न पूछेंगे। अंत में मैंने इस सिलेबस को अंत करने के बाद मैंने कुछ प्रश्नों पर को भी आपके सामने रखा हुआ है, जो कि उसने पूछा हुआ है। उत्तराखंड समूह यानी आयोग ने आपसे जो पूछा हुआ है वो प्रश्न भी मैंने लास्ट में दिए हैं, ताकि आपके ध्यान में ये आ जाए, हाँ इस सिलेबस के आधार पर ऐसे प्रश्न वो हमसे पूछने वाला है और इसी आधार पर हम तैयारी करेंगे। देखिए हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, कार्यालयी भाषा का मतलब क्योंकि आपको जॉब करना है भाई ऑफिसों में, इसीलिए ये भाषा क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, हमको बताएंगे आपको कि क्या ये है। हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कुमाऊनी है, गढ़वाली है, ये कुमाऊनी है, ये गढ़वाली है, ये जौनसारी है। इन विषयों पर वो आपसे पूछने वाला है। लिपि से पूछेगा, लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण, दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, स्वर व्यंजन, ये स्वर व्यंजन वाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने। इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो कि आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर है वर्तनी, फिर आप देख पा रहे वर्तनी में यानी स्पेलिंग, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, यानी कौन सा विराम चिन्ह किस नाम से जाना जाता है, किस विराम चिन्ह को हम कौन सा नाम देते हैं। हिंदी के अंक, यानी ये हिंदी के अंक भी वो आपसे पूछने वाला है। उसने कहा हम हिंदी ये 1, 2 इस तरीके से जो हम लिखते थे पहले, इस तरीके के अंकों को भी वो आपसे पूछने वाला है। शब्द संरचना, वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या होते हैं, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, क्रिया क्या होती है, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, ये सब आपसे, क्रिया, विशेषण, कारक, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, आगे वो आपसे क्या पूछेगा। शब्द भंडार, देखिए शब्द भंडार वो आपसे पूछने वाला है। शब्द भंडार में क्या क्या पूछेगा ध्यान देना। शब्द भंडार है आपका विदेशी भाषाओं से संबंधित अप्रचलित आए शब्द, यानी शब्द भंडार में तत्सम है, तद्भव है, देशज है, आगत है, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में जो आए प्रचलित शब्द हैं, एकार्थी हैं, अनेकार्थी हैं, विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द हैं, समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, ये शब्द भंडार से आपसे वो पूछेगा। यानी शब्द भंडार से 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो तत्सम हो, चाहे वो तद्भव हो, चाहे वो देशज हो, इस तरीके के प्रश्न। संधि में क्या पूछेगा, स्वर संधि, देखो उसने कहा है, देखिए स्वर संधि, ध्यान देना, स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, यानी स्वर संधि आपसे पूछने वाला है। वैसे संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर
संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, लेकिन उसने व्यंजन और विसर्ग की कोई चर्चा नहीं की है। आपसे वो सिर्फ स्वर संधि पूछने वाला है। उस स्वर संधि में भी दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण पद आदि की चर्चा इसने नहीं की है। अगला है वाक्य परिचय। वाक्य से क्या आशय है, क्या होते हैं वाक्य, कैसे बनते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, कौन सा वो लिखा हुआ आपको देगा, कहेगा कि यह वाक्य का कौन सा प्रकार है। इस तरीके से वाक्य शुद्धि ये आपको पूछेगा। लोकोक्ति और मुहावरे से आपसे पूछने वाला है। ये इनमें बड़ा एक डिफ़िकल्ट क्या है कि लोकोक्ति और मुहावरे एक ही जैसे दिखते हैं, इनमें डिफरेंट क्या होता है वो आपको जानना होगा। उसका परिचय, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। पत्र लेखन से 2 क्वेश्चन आते हैं। टिप्पण कब ऐसी चीज़ होती है जब हम टिप्पण उसको कहते हैं। प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पद से 2 या 1 क्वेश्चन हमेशा आता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग, संचार, मीडिया विभिन्न माध्यम, यानी मीडिया के जो भी माध्यम आज हैं संचार के, कम्युनिकेशन के, उससे भी वो प्रश्न करेगा। यानी उसने कहा है कि हम इनसे प्रश्न करेंगे। अब जरूर नहीं सबसे करे वो, लेकिन हमें सभी पढ़ना पड़ेगा। समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो टीवी है, दूरदर्शन है, हिंदी सोशल मीडिया, इसका बहुत बड़ा रोल आजकल है। हिंदी कंप्यूटिंग, क्योंकि आजकल हर कोई भी विभाग या हर कोई भी चीज़ बिना कंप्यूटर के नहीं होती है। सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। अब जब से लॉकडाउन के बीच में आपने देखा होगा, जब ये कोरोना जब से आया है, तो इस बीच में तो सारे कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ से प्रश्न आएगा। फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, इनसे भी वो आपसे वो प्रश्न करने वाला है। अब आगे क्या करेगा देखिए। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, यहाँ से भी वो आपसे पूछेगा हिंदी साहित्य के सामान्य परिचय से। ध्यान देना, उत्तराखंड, ये चीज़ ज़रा ध्यान देना, जो ये उसने लिखा हुआ है, ये वाला, इसका बड़ा महत्व है। उत्तराखंड राज्य एवं NCERT की 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार आप एक काम करना, कक्षा 9, 10, 11, 12 की हिंदी की किताबें जो हैं उनको इकट्ठी करो, और उनमें जो भी कवि हैं, चाहे वो गद्य के हों कवि हों, चाहे वो पद्य के कवि हों, वो कवि परिचय एक बार आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आजकल सभी जगह NCERT लागू हो गई है, आपके आसपास ये किताबें मिल जाएंगी। चलिए, पद्य में किसके बारे में पूछने वाला है। कबीर क्या है, कबीर का जन्म स्थान, इनकी रचनाएं, ये सब के पढ़ने हैं। इसमें जन्म स्थान और वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, इनकी रचनाएं ज़्यादा महत्व रखते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की रचनाएं। सूरदास जी हैं, तुलसीदास हैं, मीरा हैं, रसखान हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, निराला है, सुमित्रानंदन पंत हैं, माखनलाल चतुर्वेदी है, मुक्तिबोध, मंगेश डबराल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, राजेश जोशी। इनका पद्य से वो प्रश्न आपसे करने वाला है, यानी इनके पद्य से वो आपसे प्रश्न पूछेगा। और गद्य में क्या पूछने वाला है। राहुल शंकर त्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी आदि के बारे में वो आपसे पूछ, यानी इनका कवि परिचय पढ़ना है, इनकी सारी रचनाएं पढ़ लेनी है। अभी ध्यान देना आगे कैसे प्रश्न उसने पूछ रखे, ध्यान दो प्रश्न कैसे पूछ रहा है वो। पहला प्रश्न उसने पूछा कि आपकी बंडिया वाला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कैसे उसने कर रखा है। पहला प्रश्न ये है, आपकी बंटी किस विधा की रचना है। मतलब ये कहानी है कि उपन्यास है कि जीवनी है कि आत्मकथा है, यह एक उपन्यास था। इस तरीके से प्रश्न वो पूछने वाला है हिंदी। तो ये आपका जो अंत में, इससे पहले हमने बताया था कि इस तरीके के प्रश्न वो कब आपसे पूछेगा, तो आपने ध्यान दे दिया होगा। इसमें हमने बात की है, देखिए इन कवियों के बारे में, इन कवियों से ही उसने ये आपसे पूछ रखा है। फिर शुद्ध वाक्य, अभी हमने सिलेबस में चर्चा की थी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, यही शुद्ध हो रहा है। बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ, यानी इसमें से शुद्ध वाक्य के दृष्टि से शुद्ध और अशुद्ध भी हमें ढूंढना है। काव्य की रचना, देखो काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। आप देखो मैंने कहा ना कि रचना पर आपका ज़्यादा फोकस होना है, तो कुकुरमुत्ता आपको पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो ये ध्यान देना। मंगेश डबराल इसमें है, जयशंकर प्रसाद इसमें है, निराला है। चौथा ऑप्शन उसने गिरिजा कुमार माथुर, जो सिलेबस में है ही नहीं, वो दे दिया। तो एक तो ऑप्शन आप सीधे वैसे काट सकते हैं, ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो इन तीनों में से ही कोई होगा। तो इसलिए आपको इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। नीचे दिया है निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अंत में उसने कहा है नहीं है, यही प्रश्न है आपका। तो नहीं है मतलब सरोज होता है, नीरज होता है, जलज होता है, तो अम्बुद नहीं होता, ये तो बादल का होता है, इसलिए नहीं है, उसी पर आपने
फोकस करना है। अगला पूछा प्रश्न, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। अब ये ऐसे बीच से भी आ रहे हैं, ध्यान देखो, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार कौन है? देखो मनोहर श्याम जोशी इसके रचनाकार थे, तो इसलिए आपको ये सारे के सारे मनोहर श्याम जोशी सिल्वर वेल्डिंग वाले में कक्षा 12 या 9-10 में है, ये वहीं से उसने पूछ रखा है। खड़ी बोली निम्नलिखित में से की उपभाषा के अंतर्गत आती है? सारी 6 के 6 जो उपभाषाएं हमारी उनके अंतर्गत से इसने पूछ रखा है। तो आपको पता होगा पश्चिमी हिंदी की यह एक विधा है, यानी बोली के अंतर्गत यह पूछी जाती है। आगे देखिए वो क्या पूछने वाला है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? ये स्वर और व्यंजन पे आपने चर्चा की थी, स्वर और व्यंजन पे जो चर्चा हुई थी, मूल स्वर 4 हैं हमारे यहाँ, अ है, ई है, री है और ऊ है। तो इसमें ये मूल स्वर नहीं है। इसको मूल स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर भी कहते हैं, एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो हम जब चर्चा करेंगे तो पूरी डिटेल के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे ताकि बिल्कुल भी ये न छूटे। तो देखिए मूल स्वर ए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अ और बड़ी ई इन दोनों को मिला करके ऐ बना होता है। ये संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्त स्वर है ये, इसलिए वो मूल स्वर पूछ रहा है। तो मूल स्वर नहीं है, मैंने कहा ना ढंग से पढ़ना है, नहीं है मतलब 3 है, जो नहीं है उसको हमें टिक कर देना है। आगे देखिएगा, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य, अभी सिलेबस पे चर्चा की थी टिप्पण की, कि टिप्पण के बारे में भी वो पूछेगा। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ध्यान दो, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों का नियमानुसार निपटाना, ये टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये चीज़ें आपको देखो, प्रश्न कैसे आ रहे, देवनागरी लिपि की अधिकांशतः होती है, तो आपको पता होगा तो हमारी जो देवनागरी लिपि है वो वर्णनात्मक है। देवनागरी में स्वर व्यंजन हमारे यहाँ होते हैं, तो ये क्या है, वर्णात्मक है। तो वर्ण है, जैसे अ है, ई है, ऊ है, ये इन सबको मिला करके हमारे शब्द बनते हैं, वर्णों को मिला करके शब्द बनते हैं। तो ये देवनागरी लिपि से उसने ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है। आगे देखिए, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध सरकारी हो नहीं सकता, अनुस्मारक हो नहीं सकता। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या था, सीधे सीधे इसका आंसर है, इसका सीधे सीधे आंसर होगा उसका, कि इसका जो आंसर होगा वह है सरकारी, यानी टिक किया हुआ है सरकारी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है, एक ही अर्थ जिसका होता है, गंगा, हर जगह गंगा, तो गंगा का गंगा ही अर्थ है। कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब इस तरीके से पैसे से भी, अर्थ से भी जुड़ा होता है, ठीक है, ये होता है। तो गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब एज ए गुरु आप जानते हो कि टीचर, वो भी होता है। तो यानी जिसका एक ही अर्थ है गंगा का, सिर्फ गंगा, हर एक परिस्थिति में गंगा ही होगा। अगला पूछा, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं, देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ठीक है, अर्थ के आधार पर हैं, ठीक है, विकार के आधार पर होते हैं। इसलिए ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के अंदर का आएगा। तो शब्द भंडारण वाला आपने सिलेबस में देखा था, उसमें से पूछने वाला। इत्यादि का संधि विच्छेद, देखो संधि पर हमने चर्चा की थी, इति, धन, आदि, यानी इत्यादि, यानी संधि, उसकी बात की है इसने। तो निम्नलिखित अशुद्ध वा यानी शुद्ध शब्द क्या है? देखो, शब्द शुद्धि भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा शब्द शुद्ध कब लिखा जाता है। अंत्याक्षरी ध्यान देने, बहुत बार पूछा जाता है, इस पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। ये बहुत बार पूछा जाता है ये। और ये संधि है, संधि में 4 संधियों की उसने बात की है, यानी अयादि संधि की बात उसने नहीं की है। तो आप भी उसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन पढ़ना जरूरी है। स्वर संधि तो पूरी पढ़नी ही होगी। देखिए 15वें नंबर का क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे प्राचीन, प्रभावी और लोकप्रिय शैली, उल्टा पिरामिड शैली। ये बहुत बार पूछ लिया गया है। राजभाषा का प्रयोग मुख्य क्षेत्र है। राजभाषा का प्रयोग क्या होता है? वह भाषा जो राजकाज के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। राजभाषा हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक इसको दर्जा प्राप्त है, और 343 के तहत इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राजभाषा का मतलब होता है जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं जिस भाषा में किए जाते हैं वो राजभाषा होती है। जबकि ये राष्ट्रभाषा होती है, मतलब जो देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है वो राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा अलग अलग हो सकती है, पर राजभाषा अलग अलग जरूर होगी, लेकिन राष्ट्रभाषा पूरे देश की एक ही रहती है। आपको पता होगा नागालैंड की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है, जैसे उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत को दर्जा दिया गया है। ये राजभाषा होती है। क्या होती है हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी तो थोड़ा हम सिर्फ सिलेबस के अनुसार प्रश्न देखने की किस तरीके से प्रश्न। देखो 17वें में पूछा है, निम्नलिखित में से जो तत्सम शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, आप देख पा रहे होंगे, इसको अच्छे से देखना। इस तरीके से वो प्रश्न आपसे पूछा, कवि के बारे में पूछ रहा है। देखिए, किस कवि को एक भारतीय
एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, किस कवि के बारे में ये है, इस तरीके से देखिए ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। तो आप ध्यान देना कि हाँ, अच्छे से इस सिलेबस को एक बार और देख लेना, और फिर इस सिलेबस के आधार पर हम एक एक टॉपिक को सिलेबस का पकड़ेंगे और फिर उसके आधार पर आपसे चर्चा करेंगे। इसके लिए आप क्या करना है, जो फेसबुक में आप उत्तर की काशी क्लासेज बागेश्वर करके अगर सर्च मारेंगे तो हमारा ये फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप दोनों आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ जुड़ने का फ़ायदा क्या होगा आपको कि वहाँ जुड़ने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, वहाँ आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है उससे हम जुड़े प्रश्न रोज़ डाला करेंगे, और अभ्यास प्रश्न प्रत्येक दिन 1 या 2 या 3 अभ्यास प्रश्न हम उसी सिलेबस से डालेंगे, हम आपको बताएंगे, जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। उसी से जुड़े हुए प्रश्नों को भी हम उसमें डाला करेंगे, तो ताकि आपकी तैयारी और अधिक मजबूत और अच्छे तरीके से हो सके। तो इसके लिए आप तैयारी करते रहिए, और हम कोशिश करेंगे और कि इसके सिलेबस को पूरा आपको समझा दें। तो कल हम एक विषय पर फिर चर्चा करेंगे, वो होगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा रोल है। हमने अभी चर्चा में किया था कि 40 नंबर का उत्तराखंड पूछेगा, वो 20 नंबर की हिंदी पूछ रहा है, तो हिंदी का सिलेबस की चर्चा मैंने आपसे कर दी, और उत्तराखंड के सिलेबस की चर्चा भी मैं आपसे कल करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।